हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान को एक बहुत ही अच्छी सफलता यहाँ पे हासिल हो रही है। इस साल के अंत तक भूटान लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस है वहाँ से बाहर आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये कैटेगराइजेशन दिया जाता है। अराउंड 46 नेशंस आर देयर, लगभग 46 ऐसे देश हैं जो कि डेवलपमेंट के पैरामीटर पे सबसे कम है, मतलब ये सबसे ज़्यादा गरीब देशों की श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं। नंबर अगर हम बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज काफ़ी सारे हैं, लेकिन एशिया के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो नेपाल इज़ देयर, बांग्लादेश यहाँ पे है लीस्ट डेवलप जो कंट्री का स्टेटस है। अफगानिस्तान इज़ देयर। तो भूटान को भी यहाँ पे रखा गया था, लेकिन भूटान जो है इस स्टेटस को यहाँ पे छोड़ देगा, यहाँ से ग्रेजुएट कर जाएगा मिडिल इनकम कंट्री की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है, और किस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से पहले ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाला स्टेटस है इसको छोड़ के भूटान आगे बढ़ रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रीजंस होते हैं या क्या क्राइटेरिया है किसी भी देश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस देने का, और अगर यहाँ से आपको निकलना है, इस स्टेटस से ग्रेजुएट करना है, तो क्या आपको यहाँ पे अचीवमेंट्स दिखाने होंगे, उसकी चर्चा करेंगे। अभी तक कौन कौन से देश हैं जिन्होंने लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस को हटाया है, कैसे हटाया है, और भूटान ने जो सफलता हासिल की है किस तरीके से ये सफलता हासिल की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इंडिया का अगर हम सपोर्ट देखते हैं इस पूरे इशू के अंदर तो वो भी काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ेंगे, पूरा इशू डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस साल के अंत में जब ये इस तरह से ग्रेजुएट हो जाएगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट से, तो 7वां देश यहाँ पे भूटान बन जाएगा। इससे पहले 6 देश ऐसा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 20% डिस्काउंट आप क्लेम करके यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन ऑन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। यूज़ दिस कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं। देखिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका ओरिजिन हम देखते हैं 60s में स्टार्ट हुआ, और 1971 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक रिजोल्यूशन पास किया गया 2768। इस रिजोल्यूशन के बाद में ये पर्टिकुलर जो वर्ड है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाला जो स्टेटस है इसका ओरिजिन होता है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोडिफाई हो जाता है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो वो कहता है कोई भी ऐसा देश जिसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर काफ़ी कम है, यहाँ पे जो विकास है वो बहुत कम है। अगर हम देखें ह्यूमन कैपिटल के जो लेवल हैं वो काफ़ी कम है, जैसे शिक्षा का स्तर है, हेल्थ केयर के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे नहीं है, किसी एक एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ भी होता है तो डेफिनेटली जैसे कोई भी डिज़ास्टर या अनफेवरेबल कोई सरकमस्टांसेस होता है तो उस पर प्रभाव बहुत ज़्यादा आएगा। और इनका कहीं ना कहीं ऐसे देश हैं जिनका डिपेंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज पे या जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जैसे एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस इनका है। अब किसी भी देश को कैसे हम क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि ये जो देश है ये LDC माना जाएगा, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा, तो इसके बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने 3 क्राइटेरिया दे रखे हैं। पहला क्राइटेरिया है इनकम का, तो इसमें ग्रोस नेशनल इनकम जो होती है ये होता है देश की जो नेशनल इनकम है उसको मिड ईयर पॉपुलेशन से आप डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो ग्रोस नेशनल इनकम यहाँ पे निकल के आती है पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम अगर वो वर्ड यूज़ करते हैं वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो पर कैपिटा जो इनकम है वो लगभग 1230 1230 जो US डॉलर है, इससे कम होनी चाहिए, तब आपका जो LDC स्टेटस है वो रहेगा। और ये 3 साल का एवरेज लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर 3 साल के अंदर जो कमिटी है, कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, ये यहाँ पे इवेल्युएशन करती है और रिपोर्ट देती है। तो आपका पिछले 3 साल का अगर ये जो पर कैपिटा इनकम है $1230 से अगर कम है तो आप यहाँ पे LDC वाली लिस्ट में रखे जाओगे। या फिर कंपोजिट ह्यूमन असेट इंडेक्स, ये इंडेक्स भी यहाँ पे UNCDP ये जो कमेटी है इसके द्वारा लाया जाता है। तो इस इंडेक्स में अगर आपका स्कोर 60 से नीचे है तो भी आपको LDC की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब ये जो ह्यूमन असेट इंडेक्स है इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें माल न्यूट्रिशन का स्टेटस देखा जा रहा है, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु दर, ग्रोस सेकेंडरी स्कूल में जो एनरोलमेंट रेशियो है, और अडल्ट जो लिटरेसी रेट है इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो अडल्ट लिटरेसी रेट जो है ये कितना होगा, इन चारों जो इंडिकेटर हैं इन 4 इंडिकेटर के हिसाब से स्कोर आएगा। अगर आपका 60 से कम स्कोर है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इस लिस्ट के अंदर रखा जाएगा। फिर हम बात करें तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी
इसको पता लगाया जाएगा कि जो भी देश है उसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस किसी एक एक्टिविटी पे है। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, या फिर वो नेचुरल डिज़ास्टर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है, या फिर ऐसा कंट्री जो लैंड लॉक है जैसे भूटान है, नेपाल है। तो यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 केस अगर बन रहे हैं, तीनों के ये क्राइटेरिया आपको मीट करने हैं और ये डिसीजन लिया जाएगा यूनाइटेड नेशन की CDP, ये जो कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी है, जो हर 3 साल से रिव्यू देगी। और इस रिव्यू के आधार पे किसी भी देश को LDC, जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, उसके अंदर रखा जाएगा। वर्तमान में आप देखोगे 46 कंट्रीज़ हैं जो कि LDC हैं। और एशिया की हम बात करें तो एशिया में 9 ऐसे देश हैं, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान। भूटान इस साल के अंत तक हट जाएगा। फिर हमारे पास बांग्लादेश है, म्यांमार है, लाओस इज़ देयर, यू हैव दिस कंबोडिया, तिमोर इज़ देयर, और यमन। तो ये 9 देश यहाँ पे हैं। हालांकि बांग्लादेश और नेपाल को भी हटाने की बात है, लेकिन ये जो है 2026 में जाके हटेंगे। तो यहाँ पे भूटान इन देशों से काफ़ी आगे निकल गया है, ऐसा हम देख सकते हैं। इस लिस्ट से ग्रेजुएट होने के लिए, निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो डेफिनेटली अभी जो हमने इंडिकेटर डिस्कस किए हैं कि ये 3 इंडिकेटर हैं, इस पे आपका ये परफॉर्मेंस है, तो हम आपको इस लिस्ट में लेंगे। तो इन्हीं 3 क्राइटेरिया पे अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप यहाँ से ग्रेजुएट भी हो जाएंगे। इन द सेंस कि आप इस लिस्ट से बाहर आ जाएंगे। तो आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, अगर 1242 के ऊपर आपका चला गया है, लगातार 2 यहाँ पे ट्राई एनियल रिव्यू होंगे, मतलब आपके 6 साल लगातार यहाँ पे आपकी ये पर कैपिटा इनकम शो होनी चाहिए। इससे ऊपर है आपका जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, उस पर अच्छे जो परफॉर्मेंस है वो होने चाहिए। मतलब जो अभी हमने इंडेक्स की बात की थी, ह्यूमन असेट इंडेक्स, इसमें आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 66 के ऊपर रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी टेस्ट है, इसको भी आपको पास करना पड़ेगा। दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया जो LDC लिस्ट में इंक्लूड कर रहा था। तो इस इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी टेस्ट की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट शो करना पड़ेगा। पूरी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज पे चाहिए, मतलब हेल्थ केयर, ओके, स्किल बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें करनी है। गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को आप डील कर सको, आपके एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे अच्छे हों। फाइन। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी टेस्ट को पास करने के लिए ज़रूरी हैं। मतलब ओवरऑल आपकी इकोनॉमी जो है एक अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। अब भूटान ने ऐसा क्या किया कि ये LDC लिस्ट से यहाँ से बाहर आ रहा है? देखो 1971 में भूटान को इंक्लूड किया गया था। हालांकि भूटान जो है यहाँ पे 2021 में ही इस लिस्ट से बाहर आने के लिए इलिजिबल हो गया था, लेकिन भूटान ने कहा कि हमें जो है आप 2023 में करिए, क्योंकि 2023 में हमारे देश का जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है इसका कंक्लूजन भी हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि उस नेशनल डेवलपमेंट प्लान का जब कंक्लूजन हो, 12वां हमारा नेशनल प्लान है, उसके साथ हमें ये स्टेटस मिले, तो ये हमारे लिए एक बहुत प्राइड की बात होगी, बहुत गर्व की बात होगी, ताकि हमने जो इतना प्रयास किया है, हमारी जो मेहनत है, वो हम चाहते हैं कि इस तरीके से आए। तो ये बहुत जेन्युइन डिमांड लगी और ये 2023 में इसको आगे जो है स्किप किया गया। तो 2021 में ही एलिजिबल हो गया था और अब 2023 में इस तरह से कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे इसका इम्प्रूवमेंट रहा? देखो, अगर हम बात करें भूटान की जो GDP का साइज़ है, नॉमिनल GDP, ये लगभग 2.5 बिलियन के आसपास है। और अगर आप देखोगे पिछले 20 सालों में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लगभग 7% का एनुअल जो ईयर ग्रोथ है वो देख सकते हैं हम। पॉवर्टी यहाँ पे बहुत कम हो गई है। पहले हम देखते हैं लगभग 23% के आसपास लोग गरीब थे, अब 8% तक यहाँ पे कम हो गए हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भूटान का पर कैपिटा इनकम लगभग आ रहा है $3800 में, जो कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है उससे 30% तक ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, पर कैपिटा इनकम जो है उसमें पॉपुलेशन से हम डिवाइड करते हैं। तो अगर आप देखोगे इंडिया का जो भूटान की जो ओवरऑल GDP है, जैसे ये 2.5 बिलियन के आसपास है, तो ये लगभग 178 नंबर पे आता है, जबकि इंडिया की GDP 5वीं सबसे बड़ी GDP अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम काफ़ी नीचे चली जाएगी, लगभग $2200 के आसपास आ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भूटान है उसको बहुत यहाँ पे हेल्प की इंडिया की तरफ से इसकी हाइड्रो पावर डेवलप करने में। हालांकि ये जो सपोर्ट है, इंडिया ने नेपाल को भी पहले एक्सटेंड किया था, जबकि अगर हम बात करें नेपाल और इंडिया के बीच में ये कॉपरेशन भूटान से भी पुराना है। लेकिन नेपाल और इंडिया के बीच में जो इश्यूज चलते रहे उसकी वजह से ये जो कॉपरेशन है अपना पूरा जो पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं भूटान ने इस तरफ पूरा फ़ायदा उठाया। तो आप देखोगे आज भूटान का जो भी एक्सपोर्ट है उसके अंदर हाइड्रो पावर का एक्सपोर्ट जो कि वो इंडिया को कर रहा है, 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी इकोनॉमी के अंदर।
20% ऑफ इट्स इकोनॉमी जो इसके हाइड्रो पावर, हाइड्रो एनर्जी का जो एक्सपोर्ट है वो 20% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रखता है। तो डेफिनेटली इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। फिर हम बात करें, और भी इसने काफ़ी सारे अच्छे प्रयास किए हैं, अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है। टेक्सटाइल, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, कल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो एरिया हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। अब एडवांटेजेस जो हैं काफ़ी सारे होते हैं एलडीसी कंट्री में रहने के। इसीलिए आप देखोगे कि जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, ये हालांकि 2026 में जाके इनको ये मिलेगा, और इनकी तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो कोई भी जो देश है उसको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस है, ये दर्जा जब प्राप्त है कि हम सबसे गरीब देश के अंदर आ रहे हैं, तो उनको कुछ बेनिफिट दिए जा रहे हैं। क्या बेनिफिट है? एक तो उनके जो एक्सपोर्ट होंगे उनको ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस दिया जाता है, जिसे DFQF कहते हैं। मतलब अगर आपका जो प्रोडक्ट है किसी वेल्दियर नेशन में, किसी डेवलप्ड कंट्री में जैसे USA वगैरह में जा रहा है, तो वहाँ पे आपका टैरिफ जो है नहीं लगेगा, या बहुत ही कम नहीं के बराबर है। कोटा वहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा, इतने ही प्रोडक्ट आ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो टैरिफ, नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन है, ये नहीं लगेंगे। इससे क्या होगा, ये जो गरीब देश है इनके एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये बेनिफिट जो है ये जाते हुए इनको दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा रेजिस्टेंस शो करते हैं देश। दूसरा है कि इन देशों को ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, एक तरह की एड दी जाती है, जिसमें क्या होता है, लंबे समय के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पे लोन दिया जाता है। तो ये बेनिफिट भी इनको जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए काफ़ी सारे देश यहाँ पे कहते हैं कि या तो वो इस तरीके से देखे जाते हैं कि थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं कि यहाँ से हम चले जाएंगे, हट जाएंगे। तो अच्छी बात भी है, लेकिन हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे अगर हम ग्रेजुएट होते हैं तो अब हमारे लिए एक्सपोर्ट जो है, हमारे एक्सपोर्ट का मार्केट एक्सेस वो मुश्किल होगा, हमें सस्ता लोन नहीं मिलेगा। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी देखनी है कि आपका ये जो LDC का स्टेटस हट गया है, यहाँ से आप मिडिल इनकम वाले पे आ गए हो, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहा है, इससे आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये भी यहाँ पे इसका पॉजिटिव साइड है। तो नेपाल हो या बांग्लादेश हो, जो 2026 में यहाँ पे ग्रेजुएट करेंगे, तो इनकी तुलना में अगर हम देखें तो भूटान काफ़ी आगे यहाँ निकला है। और यहाँ पे मुझे एक मेंशन याद आ रहा है, राजीव सीकरी जी की एक बुक है फॉरेन पॉलिसी पे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से मेंशन किया है कि नेपाल के साथ हमारे जो रिलेशन है उसमें जो भी इश्यूज़ चले, हमारे सिक्योरिटी जो इम्प्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट हो गए। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस जिस तरीके से है, डेट ट्रैप की तरफ नेपाल जा रहा है, तो वो कंसर्न भी देखने वाली बात है कि अगर नेपाल के और इंडिया के रिलेशन अच्छे रहते हैं तो नेपाल काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट भी यहाँ पे गेन कर सकता है, जिस तरीके से भूटान ने किया है। अब अगर हम बात करें और कौन कौन से देश हैं जो बाहर आ चुके हैं, तो देखो भूटान यहाँ पे 7वां देश बन जाएगा इस साल के दिसंबर के अंत में। इससे पहले 6 देश यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। जैसे बोट्सवाना की बात करें, ये सबसे पहला देश हुआ जो यहाँ से बाहर निकला इस लिस्ट से। इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो डायमंड माइनिंग इंडस्ट्री है इसका बहुत बड़ा रोल रहा। फिर हम देखते हैं कैप वर्डे, ये बाहर यहाँ पे निकलता है। फिर मालदीव्स है, ये बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है, 2011 में मालदीव निकलता है। समोआ, गिनी, ओके, वनुटू, ये बहुत सारे देश हैं जो इस लिस्ट से बाहर निकल चुके हैं। भूटान यहाँ पे जो है नई सक्सेस स्टोरी अपनी लिखने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक नई शुरुआत होगी। ऐसा नहीं है कि अगर इस लिस्ट से आप बाहर निकल गए तो सारी समस्याएं ख़त्म हो गई है। अब आपके सामने नए चैलेंजेस हैं, उनको आपको डील करना होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस पूरी शुरुआत को, भूटान की नई शुरुआत और सक्सेस को देखा जाना चाहिए। सेशन का PDF आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट UPSC प्रिपरेशन अभी 20% ऑफ चल रहा है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। नए बैचेस 16 मार्च से स्टार्ट होंगे। पाथफाइंडर टीम की तरफ से आपका क्रैश कोर्स अभी चल रहा है 2023 प्रीलिम्स के लिए, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 0% EMI मिलती है। ऑफलाइन अगर दिल्ली में तैयारी करना चाह रहे हैं, सेकंड बैच 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। EPFO सब्सक्रिप्शन अलग से आप ले सकते हैं बहुत ही कम फीस के साथ, ये भी अवेलेबल है। सो दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।